हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एंजाइम इनहिबिशन। सो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, और इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करके उनकी एक्टिविटी के अंदर, यानी कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसमें इंटरफेयर करते हैं। जो भी इनहिबिटर्स होते हैं दे आर द केमिकल्स जो कि क्या करेंगे, दे विल रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब वो क्या कर सकते हैं इनहिबिटर्स? या तो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे, या फिर उसका ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। सो हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये किस में ब्रेक होता है? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे, या फिर उसका वहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स देखें तो हमारे पास दो टाइप है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। नाम से पता चल रहा है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, यानी कि एक बारी इनहिबिटर, सपोज़ ये हमारे पास कोई भी एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम पे अगर ये इनहिबिटर जुड़ गया तो ये वहाँ से हटेगा नहीं। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बाइंड करता है एंजाइम पे। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। मोस्टली यहाँ पे टॉक्सिक होता है ये, जैसे कि पेनिसिलिन की बाइंडिंग जो है वो इरिवर्सिबल है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ रिवर्सिबल के बारे में, तो रिवर्सिबल नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल, यानी कि जो रिवर्स हो सकता है, यानी कि जो इनहिबिटर है अगर वो एंजाइम के साथ में बाइंड कर गया तो फिर वो डिसोसिएट हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा चिपका रहेगा वहाँ पे, वो डिसोसिएट हो सकता है फ्रॉम द बाइंडिंग साइड। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? वीक बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से जो इनहिबिटर है वो डिसोसिएट हो सकता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। सबसे पहले आते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर इनहिबिटर एक बारी एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया तो फिर क्या होगा? एंजाइम जो है वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं मोस्टली जो ये वाले इनहिबिटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। और यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है? यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बाइंड करता है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट देखें, जो एग्जाम्पल्स की बात करें, तो सबसे पहले आता है ग्रुप स्पेसिफिक कोवेलेंट मॉडिफाइंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? सपोज करो एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट पे सिस्टीन है, तो कोई भी एंजाइम जिसकी एक्टिव साइट पे सिस्टीन होगा, सिस्टीन ग्रुप होगा, तो ये जो इनहिबिटर्स है आइडो एसीटेट, आइडो एसीटामाइड, ये जो केमिकल्स है एंड ये जो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, ये क्या करेंगे? कोई भी एंजाइम है हमारे पास जिसके एक्टिव साइट पे इनको सिस्टीन दिख गया, ये वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएंगे। तो ये सारे क्या है? इनहिबिटर्स है, और ये जहाँ पे भी इनको सिस्टीन दिखेगा ये वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएंगे। और ये बाइंडिंग कैसी है? ये बाइंडिंग कोवेलेंट बाइंडिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, और ये एंजाइम के साथ में परमानेंटली जुड़ जाते हैं और एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी हैव अफिनिटी लेबल्स। तो ये क्या करते हैं? जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम की वो एक्टिव साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा था, ये वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीपीसी के जो हमारे पास इनहिबिटर है वो क्या करता है? काइमोट्रिप्सिन की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना था ये वहाँ पे बाइंड कर जाता है। नेक्स्ट वी हैव सुसाइड इनहिबिटर्स। अब सुसाइड इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इनहिबिटर्स खुद से इनहिबिट नहीं कर रहे एंजाइम को, खुद से नहीं करेंगे, वो कुछ मॉडिफिकेशन अगर होगी तो फिर वो करेंगे। देखो, सपोज़ करो कि हमारे पास एक एंजाइम था
ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है उसके लिए सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट हमारे पास होता है ज़ैंथीन। लेकिन अगर ये एंजाइम ज़ैंथीन की जगह इन्हिबिटर को अपना सबस्ट्रेट मान ले, जो कि है एलोप्यूरिनॉल, एलोप्यूरिनॉल के साथ में यहाँ पर मतलब देखो सबस्ट्रेट क्या था इसका? असली सबस्ट्रेट था ज़ैंथीन, लेकिन इसने इन्हिबिटर को सबस्ट्रेट मानने की भूल कर दी है। इसने गलती से इन्हिबिटर को, ये हमारा क्या है? एलोप्यूरिनॉल इन्हिबिटर, इसने इन्हिबिटर को अपना सबस्ट्रेट मानने की भूल कर दी है। तो अब इसको कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा ना। अब गड़बड़ कर दी, कुछ तो दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। सो ये एलोप्यूरिनॉल जो है उसको कन्वर्ट कर दिया इसने ऑक्सी एलोप्यूरिनॉल के अंदर, ऑक्सी एलोप्यूरिनॉल के अंदर। एंड ये ऑक्सी प्यूरिनॉल क्या करता है? ये जो आपका ऑक्सी एलोप्यूरिनॉल बना है ये इसकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाता है। मतलब कि जो प्रोडक्ट बना था ऑक्सी एलोप्यूरिनॉल वो एक्टिव साइट पे जाकर ये चिपक जाएगा और वहाँ से हटेगा नहीं। तो उसने क्या कर दिया? एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, हटेगा नहीं, वो इनहिबिट कर देगा उसको। और ये जो बॉन्डिंग होगी ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसको सुसाइड इनहिबिटर्स इसलिए बोला कि एंजाइम ने अपने ही पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नेक्स्ट आते हैं हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक एंजाइम है, ठीक है। तो एक ताले की दो चाबियां हैं, वन लॉक की दो चाबियां हैं, और एक चाबी क्या है? डुप्लीकेट है। तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट, इनहिबिटर ऐसा केमिकल है जो कि सबस्ट्रेट जैसा ही दिख रहा है एंड वो compete करता है सबस्ट्रेट के साथ में टू बाइंड टू द एक्टिव साइट फॉर एंजाइम। मतलब कि सबस्ट्रेट यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड करता और ये इनहिबिटर भी यहीं पे बाइंड करना चाह रहा है। तो दोनों के बीच में क्या होता है? यहाँ पे कंपटीशन होता है कि कौन बाइंड करेगा। सो देयर इज़ ए कंपटीशन बिटवीन द इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट कि कौन पहले जाके बाइंड करेगा टू द एक्टिव साइट। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर बोथ कम्पीट्स फॉर द सेम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। मतलब कि जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है वो एक्टिव साइट जहाँ पे कि सबस्ट्रेट बाइंड करता है, इनहिबिटर भी वहीं पे बाइंड करना चाह रहा है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। दोनों के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। इनहिबिटर का जो एक्शन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है इनहिबिटर की तो इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाएगा, अगर सबस्ट्रेट की ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर जाएगा। भाई जितनी ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा पावर ना। तो अगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो जीत जाएगा और सबस्ट्रेट का ज़्यादा होगा तो वो जीत जाएगा। सो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। मैंने क्या बोला? कंपटीशन में वो जीतेगा जिसके पास ज़्यादा पावर होगी। तो इनहिबिटर की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो जीतेगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो जीतेगा। तो अगर हमें सबस्ट्रेट को जिताना है कि सबस्ट्रेट ही एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करे, तो हम क्या करेंगे? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और इससे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर एंजाइम पे इनहिबिटर लग जाता है तो यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंड यहाँ पे फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ से तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो यहाँ पर EI यानी कि एंजाइम इनहिबिटर
जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, जो कि बाइनरी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। टर्नरी का मतलब होता है एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर, जब एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बनता है, यहाँ पे ओनली बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनता है। सो दैट्स हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इनहिबिशन। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो वी हैव द मैलोनेट। मैलोनेट जो है वो compete करता है सक्सिनेट के साथ में। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो कि सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। आपने क्रेब साइकिल में पढ़ा होगा कि सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये मैलोनेट और सक्सिनेट में कंपटीशन होता है, दोनों ही सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट पे बाइंड होना चाहते हैं। So malonate will compete with the succinate for binding the active site of succinate dehydrogenase, जहाँ पे malonate क्या है, इनहिबिटर है। नेक्स्ट आता है सल्फा ड्रग्स। अब सल्फा ड्रग्स का एग्जाम्पल भी हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देंगे। सो पाबा जो है, पाबा इज कन्वर्टेड टू फॉलिक एसिड। पाबा का मतलब है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। सो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है फोलिक एसिड में, और उसके लिए आपको एक एंजाइम चाहिए फॉलिक एसिड सिंथेटेस। और ये फॉलिक एसिड जो होता है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सल्फा ड्रग्स के अंदर क्या होता है, सल्फेनिल अमाइड होता है, जो कि हमारे इस एंजाइम पे जाकर के, इसकी एक्टिव साइट पे जाकर के बाइंड हो जाता है। अगर ये इसकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो गया तो ये एंजाइम हो जाएगा इनएक्टिव, तो फॉलिक एसिड नहीं बनेगा। फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। सो बैक्टीरिया विल बी किल्ड बाय द सल्फा ड्रग्स। एक और एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो कि है काफ़ी यूज़फुल, दैट इज़ मेथोट्रेक्सेट। आपने नाम भी सुना होगा शायद। मेथोट्रेक्सेट जो है वो एक कीमोथेरेपी एजेंट है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, जो कि हम यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। सो एक एंजाइम है जो कि है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। तो ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ, ये एंजाइम क्या कराता है, सिंथेसिस कराता है टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस कराता है, जो कि ज़रूरी है डीएनए की सिंथेसिस के अंदर। डीएनए की सिंथेसिस के अंदर ये हमें ज़रूरी होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। सो ये जो हमारे पास मेथोट्रेक्सेट है ये इस एंजाइम के लिए क्या है, इनहिबिटर है। तो ये इसको कर देता है इनहिबिट, जिससे कि टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पाता है। और अगर ये नहीं बना तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, और डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो जो हमारे पास कैंसर सेल्स थे उनका प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगा, सो इट विल हेल्प टू स्टॉप द प्रोलिफरेशन ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स। नाउ अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑन द माइकलिस मेंटल एंड लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट पे क्या इसका इफ़ेक्ट रहेगा। सो अगर आपने माइकलिस मेंटल प्लॉट और एलबी प्लॉट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें माइकलिस मेंटल इक्वेशन की, ग्राफ की, तो यहाँ पे जो नॉर्मल ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। नॉर्मल ग्राफ जो है हमारे पास में एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट होता है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास वी नॉट है। नॉर्मल ग्राफ हमारा ऐसे आ रहा था। सो आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें वी मैक्स सेम रखना है और के एम को इंक्रीज़ करना है। के एम को हमें इंक्रीज़ करना है। के एम जो होता है दैट इंडिकेट्स द अफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट।
अगर लो Km होता है तो ज़्यादा अफिनिटी है एंजाइम की टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट, और अगर कम Km है मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो Km का वैल्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अफिनिटी के, ठीक है। सो यहाँ पे आपको Vmax को सेम रखना है, Km को इंक्रीज़ करना है। तो इनहिबिटर जब आपने डाला, सो यहाँ पे आप देखिए कि जब हमने इनहिबिटर डाला, सो इनहिबिटर डालने से जो Vmax है, Vmax क्या रही, सेम ही रही। Vmax देखो सेम है, यहाँ पे Vmax सेम है, लेकिन जो Km का वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो इनहिबिटर है उसके केस में Km का वैल्यू वुड बी हायर। अगर हम LB प्लॉट की बात करें तो नॉर्मल हमारे पास क्या आ रहा था, ये ग्रीन वाला, दिस वाज द नॉर्मल केस। अब हमें क्या करना है, हमें Vmax को सेम रखना है। तो यहाँ पे देखो जो Vmax है वो क्या है, एक ही पॉइंट पे आ रहा है, मीट कर रहा है, तो Vmax क्या है, सेम है। लेकिन जो Km है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नॉर्मल की यहाँ पे आ रही है और इनहिबिटर की यहाँ पे आ रही है। अब देखो क्या होता है कि जब अब यहाँ पे ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये 0 है, ये -1 -2 -3। अब आप ये बताओ -3 बड़ा है या -1 बड़ा है? -3 -1 में से क्या बड़ा है? अगर आप नेगेटिव की साइड जाते हो तो -1 जो है वो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। जितना आप इधर जाओगे तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। तो जो हमारा राइट साइड में होएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो -1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन -3। सो इसीलिए आप यहाँ पे ग्राफ में ध्यान से देखो कि जो इनहिबिटर है उसका आपको Km क्या मिल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहा है, और नॉर्मल वाले का इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ज़्यादा किसका है, जिसका पहले आया है, यानी कि ये वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ना, -1 पे मान लो ये जो Km का वैल्यू है, आप ऐसे समझे कि ये वाला जो है ये हमारे पास -1 पॉइंट है, ये -1 पॉइंट है, -3 पॉइंट है। तो -1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें Km ज़्यादा किसका मिलेगा, इनहिबिटर का ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि Vmax को सेम रखना है, Km को इंक्रीज़ करना है, तो इनहिबिटर का जो Km है वो ज़्यादा है। और जो LB प्लॉट होता है वहाँ पे आपको पता ही है कि x एक्सिस पे क्या होता है, 1 सबस्ट्रेट, और y एक्सिस पे 1 V0। सो अगर आपको ये चीज़ भी याद है ना कि Vmax हमें सेम रखना है और Km इंक्रीज़ होएगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से इनहिबिशन का ग्राफ है। अब नेक्स्ट बात आती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। सो नॉन कॉम्पिटिटिव, नाम से पता चल रहा है कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि उनका जो बाइंडिंग साइट है वो डिफरेंट है। बाइंडिंग साइट क्या है, डिफरेंट है। मान लो कि ये एक एंजाइम था, ये एक एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड कर रहा है, तो दोनों का जो बाइंडिंग साइट है दैट इज़ डिफरेंट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है बिटवीन इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, इससे पहले वाले इनहिबिशन में हमने देखा कि दोनों एक ही एक्टिव साइट पे बाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, एक ही जगह पे बैठने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए उनके बीच में कंपटीशन था। लेकिन यहाँ पे तो एक्टिव साइट ही क्या है, उनकी अलग अलग है, तो इनके बीच में कंपटीशन नहीं होता है। सो बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर डोंट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, सो देर विल बी नो चेंज इन द Km। Km क्या होता है, अफिनिटी ऑफ द एंजाइम टू बाइंड टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट। सो यहाँ पे Km के ऊपर तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि जो एंजाइम की एफिनिटी है सबस्ट्रेट से बाइंड करने की, उसके ऊपर तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर एंजाइम इनहिबिटर हमारे पास बाइंड कर जाता है तो उससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा एंड कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं बनेगा, तो Vmax क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सो Km पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे Vmax जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उससे एंजाइम प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन अगर इनहिबिटर यहाँ पे एंजाइम के साइड बन जाता है, एंजाइम के साथ में बाइंड कर जाता है, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके साथ में अगर सबस्ट्रेट
बाइंड कर जाता है तो ESI यानी कि एंजाइम सब्सट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिससे ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो बनने वाला है नहीं। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनरी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। कॉम्पिटिटिव वाले के केस में टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था, यहाँ पे बन रहा है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो फॉर एग्जाम्पल साइनाइड जो है वो हमारे पास में इनहिबिटर है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स 4 में आता है ये। तो साइनाइड जो है कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ द ETC को इनहिबिट करता है। एसिटाइल कोलिन जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड प्लस कोलिन के अंदर। एसिटाइल कोलिन एक ऐसा हमारे पास में केमिकल है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल देता है, मैसेज देता है टू द मसल्स कि आपको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एसिटाइल कोलिन चाहिए होता है। सो एसिटाइल कोलिन कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड प्लस कोलिन के अंदर, उसके लिए आपको एक एंजाइम चाहिए दैट इज़ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। लेकिन एक इंसेक्टिसाइड है मेलाथियोन या फिर नर्व गैस, वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमने 2 चीज़ें याद रखनी है, Km पे कोई चेंज नहीं आएगा और Vmax को हमें कम करना है। तो ग्राफ में हम वही ध्यान में रखेंगे कि Km पे कोई चेंज नहीं आएगा और Vmax को हमें डिक्रीज़ करना है। सो यहाँ पे देखो नॉर्मल के केस में Vmax यहाँ पे थी, लेकिन अगर आप इनहिबिटर ऐड करोगे तो Vmax जो है वो कम हो चुकी है। Vmax यहाँ पे देखो कम हो चुकी है और जो Km का वैल्यू है वो क्या है, सेम है। Km के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आप इनहिबिटर डालोगे या नहीं डालोगे तो देयर इज़ नो चेंज। अगर हम LV प्लॉट देखें तो नॉर्मल हमारे पास क्या है, ग्रीन वाला है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर Km को क्या रखना है, देखो एक ही पॉइंट पे आ रहा है Km की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है और Vmax क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। Vmax क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। सो मान लो कि ये एक हमारे पास एंजाइम था, इसके पास 2 साइड है, एक साइड पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इससे क्या बनेगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एंजाइम था, उस पर सबस्ट्रेट बाइंड करा तो फिर वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर इनहिबिटर आकर के यहाँ पे बाइंड कर जाता है, मान लो कि ये हमारे पास एंजाइम था और यहाँ पे इनहिबिटर आकर के बाइंड कर गया, तो ये क्या बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स में अगर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो गया तो ये एंजाइम था, यहाँ पे इनहिबिटर बाइंडेड था, यहाँ पे सबस्ट्रेट आकर के भी बाइंड हो जाता है, तो ये क्या बन गया, ESI कॉम्प्लेक्स बन गया विच इज़ अ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से जब भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड इनहिबिशन यानी कि कुछ तो भाई मिक्सचर चल रहा है यहाँ पे, किसी तो 2 चीज़ों को हम मिलाएंगे। सो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह Km में इंक्रीज़ आता है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह Vmax में डिक्रीज़ आता है। यहाँ पे देखिए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ने क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, वो तो नॉर्मली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर इनहिबिटर आकर के बाइंड हो जाता है तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना एंड सबस्ट्रेट भी अगर बाइंड कर गया तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना, तो उससे तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। सो यहाँ पे भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर PEP कार्बोक्सी काइनेज जो है वो इनहिबिट होता है बाय जेनेस्टीन। सो यहाँ पे अगर इनहिबिटर बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाता है, सो सपोज़ करो कि ये हमारे पास में एंजाइम था, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता था, यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड होता था,
तो अगर इनहिबिटर जो है इनहिबिटर बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो गया तो दैट विल अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे पहले जो है इनहिबिटर आकर के बाइंड हो गया तो सबस्ट्रेट को बाइंड होने में प्रॉब्लम होएगी, सो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होएगा, पहले जितनी वीमैक्स नहीं अचीव हो पाएगी अगर इनहिबिटर पहले बाइंड हो गया टू द एंजाइम। सो इसलिए बोला गया कि ये Km को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। देखो Km क्या है, अफिनिटी ऑफ द एंजाइम टू बाइंड टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट, बाइंड करने की जो अफिनिटी एंजाइम की उसको Km बोलते हैं। और Km जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिनिटी के। मतलब जितनी, अगर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, Km का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि अफिनिटी जो है वो एंजाइम की कम होगी। सो अगर इनहिबिटर बाइंड कर जाता है तो सबस्ट्रेट को बाइंड होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पे Km का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, यानी कि एंजाइम की बाइंड करने की, सबस्ट्रेट को बाइंड करने की जो अफिनिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। Vmax क्या है, डिक्रीज़। यहाँ पे Vmax क्या हो जाता है, Vmax हो जाता है डिक्रीज़, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें Km को इंक्रीज़ करना है और Vmax को कम करना है। नॉर्मल केस में तो हमारे पास ये आ रहा था, नॉर्मल केस में तो माइकलिस मेंटल का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आ रहा था। लेकिन अगर आप इनहिबिटर डालते हो तो Km क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इनहिबिटर का Km ज़्यादा है और Vmax डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जो नॉर्मल वाले का Vmax था वो इधर था, और अगर आपने इनहिबिटर डाला तो Vmax क्या हो गया, कम हो गया। Vmax क्या हो गया, कम हो गया। सेम हमने LB प्लॉट पे देखना है। LB प्लॉट पे हमने क्या करना है, Km को बढ़ाना है, Vmax को कम करना है। नॉर्मल केस इस ग्रीन वाला, और इनहिबिटर अगर आपने ऐड किया, अगर आपने इनहिबिटर डाला, इनहिबिटर के डालने की वजह से क्या हो रहा है, अगर आपने इनहिबिटर डाला तो Km का जो वैल्यू है वो क्या होएगा, इंक्रीज़ होएगा। तो इसीलिए आपको Km का वैल्यू क्या मिल रहा है, पहले मिल रहा है। यहाँ पे देखो जो इनहिबिटर का Km का वैल्यू है वो ज़्यादा है, अगर ये -1 है, ये -3 है, तो -1 जो होता है वो ग्रेटर वैल्यू होती है -3 से। माइनस में जब हम जाते हैं तो जो छोटा वैल्यू होता है उसका ज़्यादा है। -1 बड़ा है कि -3 बड़ा है, -1 का वैल्यू ज़्यादा है। तो इनहिबिटर का जो Km है उसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें Vmax की, तो Vmax यहाँ पे कम हो रहा है। अगर Km इंक्रीज़ हो रहा है, Vmax कम हो रहा है, तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज़ होएगा। जो हमारा स्लोप है इनहिबिटर वाले का वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ना तो Vmax सेम पॉइंट पे है और ना ही Km सेम पॉइंट पे है, यानी कि Vmax भी डिफरेंट है और Km भी डिफरेंट वैल्यूज़ पे है। लेकिन जैसे हमने कॉम्पिटिटिव में देखा था, कॉम्पिटिटिव में क्या था कि Vmax सेम था, Vmax क्या था वहाँ पे, सेम था, और नॉन कॉम्पिटिटिव में Km सेम था। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है। Vmax भी डिफरेंट है और Km भी डिफरेंट पॉइंट पे है। नेक्स्ट आता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये वाले जो इनहिबिटर्स होते हैं दे कैन नॉट बाइंड टू द फ्री एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनेगा, यानी कि बाइनरी कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनेगा। तो ये केवल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ में ही बाइंड कर सकते हैं। मतलब कि ये एक फ्री एंजाइम था, पहले क्या हो रहा था, इनहिबिटर इसके साथ बाइंड हो रहा था जिससे कि हमें एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है, ये सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ में ही बाइंड कर सकता है, जिससे कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो उससे बनेगा नहीं। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी वजह से ये क्या है, डिफरेंट है जो हमने पहले वाले इनहिबिटर्स पढ़े। जैसे कॉम्पिटिटिव वाला था,
वहाँ पे टर्नरी नहीं बन रहा था, बाइनरी बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी नहीं बन रहा है, टर्नरी बन रहा है। सो एग्जाम्पल में आप लिख देना एंजाइम इन्वर्टेज विच इज़ इनिबिटेड बाय सुक्रोज। एक और एग्जाम्पल है प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि इनिबिट होता है, उसका इनिबिटर कौन है, फिनाइल एलानिन। सो अगर हम यहाँ पर प्लॉट की बात करें, माइकलिस मेंटल प्लॉट की बात करें, हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ये हमारे पास क्या है, अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में केएम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। केएम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सो यहाँ पर केएम को हमें डिक्रीज़ करना है और वी मैक्स को भी हमें डिक्रीज़ करना है, दोनों डिक्रीज़ होंगे। सो इनिबिटर के डालने से आप देखो वी मैक्स, देखो पहले वी मैक्स आ रहा था इस पॉइंट पे, लेकिन जब हमने इनिबिटर डाला तो वी मैक्स आ रहा है इस पॉइंट पे, तो वी मैक्स कम हो गया, केएम भी जो है वो कम हो गया। तो केएम का वैल्यू देखो इनिबिटर के लिए कम है और जो नॉर्मल केस है उसके लिए ज़्यादा है। सो ऐसा ग्राफ जहाँ पे कि आपको दिखे कि केएम का वैल्यू भी कम हो रहा है इनहिबिटर डालने पे और वी मैक्स भी कम हो रहा है, यानी कि वो किस तरीके के इनहिबिटर्स है, दे आर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब एलबी प्लॉट में भी आपको ऐसे करना है कि केएम को भी कम करना है, वी मैक्स को भी कम करना है, तो स्लोप तो क्या रहने वाली है, कम सेम रहने वाली है। स्लोप क्या होती है, केएम बाय वी मैक्स। तो अगर आप दोनों को कम कर रहे हो तो देयर विल बी नो इफेक्ट, there will be no effect. So यहाँ पे देखो आपको जो वी मैक्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, और केएम भी जो है वो कम मिल रहा है। यहाँ पे देखो जो आपको केएम है इसका मान लो -3 पे मिल रहा है, इसका मान लो -2 पे मिल रहा है। तो -2 जो होता है दैट इज़ ग्रेटर देन -3, तो जो -3 वाला है उसका वैल्यू क्या है, कम है, यानी कि जो इनहिबिटर है वो आपको कम केएम पे मिल रहा है। सो केएम भी कम हो रहा है और वी मैक्स भी कम हो रहा है जहाँ पे, तो वो जो हमारे पास में प्लॉट होता है वो किसका है, अनकॉम्पिटिटिव का प्लॉट है। यहाँ पर वी मैक्स भी वैल्यू अलग है और केएम का वैल्यू भी अलग है, अलग अलग पॉइंट है ना। देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आ रहा है, 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 तो कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपस में कोई भी चीज़ सेम नहीं है। केएम भी अलग है, वी मैक्स भी अलग है। कॉम्पिटिटिव वाले में हमने देखा था कि जो हमारे पास में वी मैक्स था उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। नॉन कॉम्पिटिटिव में देखा कि केएम में कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ों में चेंज आ रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पर सेम नहीं है। वी मैक्स भी अलग पॉइंट पे है और केएम भी अलग पॉइंट पे है, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो अब आपको क्या करना है, ये टेबल को याद रखना है। सो ये टेबल में आप देखो कॉम्पिटिटिव वाले में क्या हो रहा था, केएम का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा था, वी मैक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा था। नॉन कॉम्पिटिटिव वाले में केएम में कोई चेंज नहीं था, वी मैक्स डिक्रीज़ हो रहा था। अनकॉम्पिटिटिव वाले में केएम कम हो रहा था, वी मैक्स भी कम हो रहा था, और मिक्स्ड वाले में केएम बढ़ रहा था और जो हमारा वी मैक्स है वो डिक्रीज़ हो रहा था। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप कोई भी ग्राफ को पहचान सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इसको लर्न कैसे कर सकते हो, देखो सिंपल है। केएम का वैल्यू जो वी मैक्स है वो पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन बाकी सब में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो वी मैक्स को याद रखना तो वेरी इजी कि कॉम्पिटिटिव वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा, बाकी सब में वो डिक्रीज़ हो रहा है, बाकी सब में वी मैक्स डिक्रीज़ होएगा। लेकिन जो केएम का वैल्यू है वो पहले इंक्रीज़ हो रहा है, पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर कोई चेंज नहीं है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। सो आपको ये टेबल याद रखनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इनहिबिटर्स। अगर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।